नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने प्रोग्राम में बार बार उस वक्त पर भी कहा कि डॉलर ख़रीदो जब डॉलर की कदर में कमी आ रही थी। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, बोला इसको पता कुछ नहीं है, ये वो, हमें सब कुछ पता है। हाँ, आप लोगों को सब कुछ पता है ना, मुल्क का हाल देख के पता लग रहा है आप लोगों को सब कुछ पता है। लोगों ने कहा डॉलर क्यों ख़रीदें, मैंने कहा डॉलर ऊपर जाएगा। कह रहे अली भाई मुझे लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ठीक है दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर की कदर ऊपर जाएगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आप खाली नाच गाना कर रहे हो, सिर्फ दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। हकीकत ये है कि आपने समझना है कि आप जो हैं वो आपकी मईशत का हुआ बेड़ा गर्क, और आज से नहीं बहुत पहले से हुआ बेड़ा गर्क। ये मैं आपको बता दूं, खान साहब के दौर में भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले ठीक था, उससे पहले मुशर्रफ साहब थे, है ना। तो मुशर्रफ साहब जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, उम्मीद करता हूँ उनकी सेहत ठीक ठाक हो। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में, लेकिन उम्मीद है कि वो ठीक ठाक हो, प्रोग्राम देख रहे हों। तो बात कुछ ऐसी है कि उनके दौर में मामलात इसलिए ठीक रहे नाजरीन, क्योंकि आपकी उस टाइम पे वेस्ट के साथ बनती थी और वो लोग आपको खुला नोटू देते थे, वरना आपकी हालत हमेशा से ही ख़राब थी और आगे भी ख़राब रहनी थी। ये इत्तेफाकिया तौर पर यह हो गया कि जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान ने पंगा ले लिया वेस्ट के साथ, और उस पंगे के नतीजे में आपको धवा के मिले नोटू और आपकी मईशत हो गई ठीक। आपने टगे का काम नहीं किया, किस्मत ने आपका साथ दिया, आपने टगे का काम नहीं किया। ये आप अपने जहन में बिठा लें। अब मामलात कहाँ पहुँचे, फिर मैंने कहा सोना खरीदो। लोगों ने बोला अबे पागल, ये टीवी एंकर है या इन्वेस्टमेंट एंड गाइड है। मैंने कहा मैं पहले बता रहा हूँ, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा डिस्क्लेमर होता है, जो भी बात करता हूँ विदाउट प्रेजुडिस, एंड रिमेंबर द डिस्क्लेमर इज वेरी क्लियर, इन्वेस्टमेंट इन एनी एवेन्यू इज सब्जेक्ट टू रिस्क। अली नासिर बोले, कोई और बोले, बगैर तहकीक के कहीं पे भी सरमाया नहीं लगा। गोल्ड की कीमत पे लोगों को इतना फ़ायदा हुआ, लोगों को इतना मुनाफा हो रहा है, आज की तारीख में बेचने वाला भी खुश है, ख़रीदने वाला भी खुश है। ये रियलिटी ऑफ द मैटर है। आपके मुल्क के अंदर अगर डॉलर लेने के लिए जाओ, डॉलर मिलता नहीं, और अगर मिल भी जाए तो इतनी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जितनी लड़के की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जब उसकी शादी होने वाली होती है। तो लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया सोना, और पाकिस्तान में उन लोगों के हो गए ब्यारे न्यारे, जिनके पास सोना था, जिनके पास था उनके भी ब्यारे न्यारे हो गए। जो अब खपाना चाह रहे हैं कहीं से, वो अब क्या करें, यहाँ पे कोई कागजी कार्रवाई की ज़रूरत भी नहीं है। और देखो बातें कैसी कर रहे हैं, सोना ना खरीदो, सोने पे ज़कात होती है। यानी ये तो आपकी ज़हनियत है यार, ज़कात देने से बचने वाली कौम कि कहीं ज़कात ना देनी पड़ जाए। वो कल ये कहते हैं कि हम कामयाब होंगे, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नहीं, मुझे बताओ, मैंने किसी को कहा कि सोना खरीद लो, कह रहा सोना कैसे खरीदें यार, सोने पे तो ज़कात होती है, ज़कात देनी पड़ेगी। यानी जो कौम ज़कात से भागती हो, फिर वो कहते हैं हम दुनिया में ख्वार क्यों होते फिर रहे हैं। अभी तो बेटा शुरुआत है, तुम लोग जितनी ज़्यादा ये करोगे ना, क्या बोलते हैं अपनी सरकशी, उतना ज़्यादा भुगतोगे। खैर एनीवे, मेरा कोई प्रोपोगेट करने का इरादा नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ उन बातों को दोहरा रहा हूँ जो कि मैं प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ। डॉलर भी बढ़ गया, गोल्ड भी बढ़ गया, सही गलत अलहदा बात। पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी आपके सामने। मुझे शोबाए तहकीक बता रही है कि अरबा डॉलर के अंदर सोना खरीदा गया है। एम आई करेक्ट? 8 अरब डॉलर का सोना खरीदा गया है पिछले 3 महीने में, ये शोबाए तहकीक हमारी बता रही है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर मैं वेलकम करूँगा आज के हमारे गेस्ट जनाब शम खान साहब को, जो कि साबिक नायब सदर KCCI भी रहे हैं, उसके अलावा इस शोबे की महारत भी रखते हैं, कमोडिटी के अंदर एक अपना नाम है। वेलकम करें सर। थैंक यू सर। मुझे बताइए, ये कमोडिटी का एक एंगल तो मैंने आपको बता दिया, प्रेशस वाला। वैसे तो आप मास्टर सारी चीज़ों में ही हैं, इसके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप लेक्चर देते हैं इस शोबे पर। बात ये, इसकी भी 3 कैटेगरी हैं, फूड कमोडिटीज़, एडिबल, और उसके अलावा फिर एनर्जी, जो कि एक अलहदा ही किस्म की फील्ड है, और फिर तीसरा है मेटल्स, जिसके अंदर भी बहुत सारी तफरीक है, जिसमें प्रेशस, सेमी प्रेशस और इंडस्ट्रियल मेटल शामिल है। सर इस वक्त अजीब व गरीब कैफियत सारी दुनिया के अंदर बरपा है। एक तरफ प्रेशस मेटल जिसकी कीमत इतनी नहीं बढ़ रही, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि डॉलर की कदर बढ़ रही है, लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड आफ्टर पैंडेमिक ज़रूर बढ़ी होगी,
वहाँ पे कीमत जस्टिफाइड। एनर्जी की कीमत मैंने सुना है, आप इसकी तायद करते हैं नहीं करते वो आपकी मर्जी, कि इसमें थोड़ा ठहराव आया है, तमाम पेंडेमिक के बाद कीमत इसकी भी बढ़ी है। फूड का अपना सीज़न होता है और ये आप बहुत मर्तबा बता चुके हैं, और ये साइकिल के तौर पे आती है, और ये साइकिल अब इन फेवर ऑफ फूड कमोडिटीज़ है, क्योंकि ये भी एक बिज़नेस है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा जायज़ा इसका पेश करें, फिर बात से बात निकालेंगे। जी शुक्रिया अली भाई शो में लेने का। देखिए, इसमें पहले तो आप सोचें कि इकॉनमी हमारी क्या है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 60s के मॉडल की वैगन है, जिसको हमने रीपेंट करके और मॉडल 2022 लगाया हुआ है, और आज भी उसको ठीक जुगाड़ करके कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर कोई टेक्निक, कोई फार्मूला, कोई साइंस, कोई इकोनॉमिक्स अप्लाई नहीं की। इस वजह से आज आपकी जो इकॉनमी जो है वो इस नहज पे पहुंच गई है, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि कई हुकूमतों से चला आ रहा है। मेरे हिसाब से को अराउंड 42 ईयर्स से ये बिगाड़ शुरू हुआ, और बिगड़ते 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 इतना आ गया कि आज हमारी इस इकॉनमी का ये हाल हो गया है कि लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, टेक्निकली हो गया। ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन आती हैं। बेसिकली हमने इकॉनमी को इकॉनमी नहीं बनाया, बल्कि एक कसिनो इकॉनमी बना दिया, जहाँ पर हर बंदा सट्टा खेल रहा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट चेंज हो रही है उसके ऊपर, चाहे मैच कोई हो रहा है उसके ऊपर, या फिर आगे पोजीशन क्या बनेगी उसके ऊपर। तो स्पेकुलेटिव माइंड के जहाँ आप बैठे होगे, तो वहाँ अगर आपका जो है एक तरफ आपको फेडरल रिजर्व जो दुनिया की मार्केट को हिला के रख देता है, वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आना है तमाम इकॉनमीज़ पे। और आज यूएसए ने तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दुनिया का जो है 2021 में टॉप एफडीआई अट्रैक्टिव। नहीं, आपसे एक बादामियाना, मेरा मतलब मासूमाना सवाल ये पूछना था कि आप मुझे ये बताएं कि वो लोग बढ़ा रहे हैं रेट, आपके हाथ जल रहे हैं बढ़ाते हुए? आप 1% बढ़ा रहे हैं, इधर देख रहे हैं ताजिर की तरफ, उधर देख रहे हैं सनतकार की तरफ, यार कोई नाराज नहीं हो जाए, आप भी बढ़ाओ खुल के। इंटरनेशनल प्रिंसिपल क्या है? इन्फ्लेशन से ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, बढ़ाएं कॉन्फिडेंस के साथ। क्या मसला है? आप लोग ब्लैकमेल करते हैं ताजिर सनतकार हुकूमत को, बोलते हैं नहीं ज्यादा नहीं करो, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ऐसा यानी साइंस इकोनॉमिक्स के मस्जिद फिर हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। नहीं देखिए, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ताजिर सनतकार बिरादरी। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया, मैं इस पर बताता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो दुनिया की किसी इकॉनमी से मैच नहीं करती। ना वेस्टर्न मॉडल आपको नजर आएगा यहाँ पे, ना यूएसए का, ना किसी और मुल्क का। यहाँ की इकॉनमी एक अजीब इकॉनमी है, और हौज पौज इकॉनमी है, क्रोनीज कैपिटलिज्म है। फिर यहाँ पर एक पैरेलल इकॉनमी भी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कैश इकॉनमी कहलाती है। उसकी वजह से अगर आप कोई चीज़ करते हो तो देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान, अभी आप थोड़ी देर पहले इंट्रो में कह रहे थे ज़कात नहीं देते, और वो इस्लामी और ये सारा कॉन्सेप्ट भी आता है। साथ ही पाकिस्तान में ऐसा भी है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो कैश पे काम करती हैं, और अपना जो है बैंक से बोरो भी नहीं करती। कुछ कंपनियां हैं जो बैंक से बोरो करती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में जाती हैं। $25 बिलियन की आपकी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की वर्थ रह गई है। तो उस $25 बिलियन से आपका क्या होगा? बस ये रह गई। इतना 100 से आके बड़ी बड़ी बातें, $100 बिलियन नाउजुबिल्लाह, दुनिया की अजीम तरीन कौम, $25 बिलियन की कैपिटल मार्केट। बस वही वजह पे आ रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है कि आपके इन्वेस्टर बड़े महदूद हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करते। वो 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर आपके बड़े नहीं हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनका भी ट्रस्ट डेफिसिट है, कि वहाँ पर अगर जाते हैं लुट के निकलते हैं, ब्रोकर कमा लेते हैं। इसी तरह से मासूमाना सवाल और डाल देता हूँ, इसके माने ये है कि जिसके पास $25 बिलियन हों, जो आजकल के दौर में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है आपके खित्ते में, जो मईशत है, ख़ासतौर पर ऑयल बेस्ड जिन ममालिक की इकॉनमी, वो आपके मुल्क की पूरी एक तरह से पूरे बैरोमीटर को ख़रीद सकते हैं पूरे। वैसे ऐसा होता नहीं है कभी भी, वो तो मैं 1/10 भी खरीद लूँ तो मैं मार्केट का किंग बन जाऊँगा, लेकिन अगर किसी के पास $25 बिलियन हो तो आपकी मार्केट के साथ हैवक कर सकता है। देखिए, अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूँगा, इसी $25 बिलियन की स्टॉक की मार्केट में जो है 35 फैमिलीज़ का कंट्रोल है। 35 फैमिलीज़ का बड़ी कंपनियों का कंट्रोल है, और कोई भी पाकिस्तानी कंपनी जो है $1 बिलियन से बड़ी की वर्थ नहीं है। इसकी वजह क्या है? बेसिक्स पे आ जाता हूँ कि आपकी जो मेन चीज़ इकॉनमी जो चलती है, वो इकॉनमी होती है सेविंग्स टू GDP के ऊपर, इन्वेस्टमेंट टू GDP पे, और प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट। सर, आज पता नहीं क्यों आपसे मासूमाना सवाल पूछने का बार बार जी कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, मुकेश अंबानी की वर्थ कितनी है? सर ये बता, मैं वैसे पूछ रहा हूं ना, इसका मतलब आपकी कैपिटल मार्केट से ज्यादा जो है वो मुकेश अंबानी की, जो आपने कोट किया नंबर, उससे ज्यादा मुकेश अंबानी बड़ा है, अदानी बड़ा है। तो आप क्या यहां बेच रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं हमारी कंपनियां ये हैं, हम वर्ल्ड फेमस हैं, नौजुबिल्ला आपके हम वो चैम्बर में जाते हैं। बुरा ना माने, मैं तो खुली बात करता हूं, जिससे फायदा भी हो उसके बारे में भी, कि दुनिया की नौजुबिल्ला हर नेमत आपके पास है। मार्केट आपकी इंडिया के एक अमीर आदमी से आधी है या उससे कम है,
तो आप क्या बात कर रहे हैं? इसी वजह से ना कि जब आपकी इकोनॉमी का इतना छोटा साइज होगा, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 15% होगी, आज 15% की फिगर है, और सेविंग्स टू जीडीपी आपकी 12% होगी, और उस सेविंग जो होती है वो आपकी बैंक्स में जाती है ना, वहाँ से अगर गवर्नमेंट जो है 80% बोरो करके ले जाए और अपना हुकूमत का कारोबार चलाएगी, तो फिर आपके पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। फिर यही होगा कि आप अपने स्टूडियो को अपग्रेड नहीं कर सकोगे, लोगों की सैलरी नहीं दे सकोगे, और अपनी कंपनीज जो है आपकी वो एक्सपोर्ट होगा, हर चीज पे इंपैक्ट आता है। कि सबसे बड़ा फॉल्ट ये है जिसको करेक्शन करने की बहुत से इकोनॉमिस्ट आपके साथ बात करते हैं, सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फंडामेंटल्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि खुदा के लिए जो है ना हुकूमत जो है वो बिजनेस से निकले। ये सारी हुकूमतें करती आ रही हैं, और उसकी वजह यही है कि क्रोनिस चाहते हैं कि बड़ा जो बल्क जो साइज जिसको वो नहीं कर पाते उसको गवर्नमेंट करे। तो उनका भी तो फायदा नहीं है, उनकी कितनी हिडन वेल्थ कितनी होगी। देखें, मैं ये कहते हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इसकी 2 गुना है। एक मिसाल दे रहा हूं, लोग बोलते हैं पुट इट, फिर भी कितनी हो गई? स्टिल यू आर, मतलब मैं बता रहा हूं कि एज द कलेक्टिव वेल्थ स्टिल इट्स पीनट्स फॉर द वर्ल्ड। माने या ना माने सर, इट्स पीनट्स फॉर द वर्ल्ड। उसकी और वजह आपको बताता हूं। वजह यह है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। आपकी जो लेबर है उसकी अब वो स्किल्ड लेबर नहीं है। पाकिस्तान में जब प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी तो कभी भी आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकोगे कि ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करो। पाकिस्तान में कंजम्पशन 90% है, यूएसए की 80% कंजम्पशन है। हम जो बना रहे हैं हम वो खा रहे हैं। आज जो कपड़े आप बना रहे हो, टेक्सटाइल वाला सेक्टर या फूड वाला सेक्टर, वो हम पहले खा रहे हैं, और खाने के बाद जो हमारा बचता है उसको हुकूमत कहती है इजाजत देती है कि आप सरप्लस है ही नहीं ना। सरप्लस आपके पास कहां से आएगा जब आपकी स्पेंडिंग, आपके जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी वो कंज्यूम कर रही है, फिर आपका दूसरा हर जगह आपका एक डिस्टॉर्शन करके ये मॉडल बड़ा एक क्योंकि हम बहुत भरमबाज हैं। भरमबाजी जो है ना ये बहुत बुरी है, आला ज़रफ़ी के उसूल के खिलाफ है। जितना इंसान का कद हो या तो उतना दिखाए या उससे कम दिखाए। मैंने ये सुना है बुजुर्गों से। बिल्कुल, हमारा हर आदमी मल्टीप्लाई बाय 10 करना चाहता है। मैंने देखा है और ममालिक के टाइकोन अपने साइज को 1/10 दिखाते हैं। उनकी आजी उनकी शोहरत की वजह होती है। मार्क जुकरबर्ग एक रंग की बहुत सारी कमीज़ें ले लेता है। एक मिसाल बता रहा हूँ, बिल गेट्स अपने लिबास की वजह से नहीं जाना जाता। स्टीव जॉब्स जिसकी तस्वीरें ये बच्चे लगा लगा के अपने फेसबुक के ऊपर स्टीव जॉब्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग भी कोई ज़्यादा हीरो वाली नहीं थी। सीधी सीधी बात है। ये इलोन मस्क जिसके बारे में हर आदमी आजकल गुफ्तगू कर रहा है, टेस्ला, वो कौन से कोई बड़े बड़े अरबों डॉलर के सूट पहन रहा है सर? जेफ बीजोस ने कौन से कोई आपका आदमी जो होता है उसके पास 4 पैसे आते हैं और जेब में सिक्का आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। सर ये क्या मसला है? आप गर्दनों में सरिया क्यों घुस जाता है पाकिस्तानियों की? अपने से कम दिखाओ ना अपने आप को। हम अपना जो है शो ऑफ करते हैं, स्टेटस सिंबल हमने बनाया हुआ है, चाहे वो आईफोन आपका मोबाइल हो या आपकी गाड़ी हो, हर चीज़ पे, यहाँ तक कि घर भी। आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी जो ताकत अर्निंग है वो ये कह रही है कि आप साइकिल चलाओ, लेकिन अगर आप 6 करोड़ की ई-ट्रॉन और लैंड क्रूजर और ये सारी चलाओगे तो फिर आप तो कहीं ना कहीं से ड्रेन होगा। और यही वजह है हुकूमत भी आज जो है वो उसका बहुत बड़ा साइज़ है, जबकि आपको गवर्नेंस देखो तो बहुत पुअर है। अब वो बहुत बड़ी स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की अपनी हुकूमत के अफेयर चलाने के लिए, सेक्रेटरीज को देने के लिए, दूसरे पर्क्स, प्लॉट देना, सैलरीज, ये वो, फ्री पेट्रोल, ये सारा कल्चर ऐसा है कि नाज़रीन आप खुद बताएं कि कोई भी मुल्क अगर एड देने के लिए पाकिस्तान आएगा, मुल्क को कर्जा दिलाएगा और वो आपके ठाट बात और अय्याशी देखेगा तो क्या देगा? मुल्क की मईशत अब किस समझ जा रही है। तमाम बैनुल-अक़वामी माशी सियासतदान, साइंसदान नाकाम हो गए। पाकिस्तान ने अपनी माशी साइंस ईजाद कर ली। इंटरेस्ट रेट हमेशा के लिए इन्फ्लेशन से नीचे रखना कमाल है। जाहिर बात है डॉलर ऊपर जाएगा। नाज़रीन आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्यों कहता हूँ डॉलर ऊपर जाएगा। देखिए मैं कोई नौज़ुबिल्लाह ना गैब का इल्म है ना मैं कोई मनी चेंजर हूँ। मैं तो आपको सीधी सीधी बात ये बता रहा हूँ कि माशी उसूल, कवायद और ज़वाबित जो हैं ये बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मुरव्वज किए गए हैं, ये सारी ज़िंदगियाँ लगा के मईशतदानों ने बनाई हैं थ्योरियाँ। और थ्योरियाँ बड़ी सीधी सादी बात कहती हैं कि महंगाई से शरह मुनाफा का होना लाजमी है। लाजमी। अगर थोड़े वक्त के लिए ऐसा हो जाए कि महंगाई की शरह ज़्यादा और शरह मुनाफा कम हो तो मुमकिन है ये फिनोमिना सस्टेन तो ना कर पाए, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए आप ज़बरदस्ती शरह मुनाफा को महंगाई से नीचे रखें। इसका नतीजा मुल्क में प्रॉपर्टी की कीमतों का बढ़ जाना, प्लाटों की कीमतों का बढ़ जाना, ऐसी चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना
जो कि दुनिया के अंदर इतनी तेज़ी से जिनमें इजाफा नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? इस वजह से क्योंकि कुदरती तौर पे सरमायाकार ज़्यादा मुनाफा मांगता है। क्यों भाई, अब चलें हम मेरे ख्याल से अपने मेहमान की जानिब। अब अपनी साइंस वाइंस तो हमने झाड़ ली, बात यह कि झाड़ने का फ़ायदा क्या। मैंने तो आपको पता होगा कि अपनी सारी माशियात और इक्तिसादियात की किताबें या तो चूल्हे में जला दी क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, या मैंने रद्दी वाले को दे दी। मुझे थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो उनका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि लोग तो इक्तिसादियात और माशियात को कुछ समझते ही नहीं। तो सर ये असूल ही गलत है। आप तो अपने असूल बताएं, आप बताएं पाकिस्तान की अपनी मईशत जो ईजाद की गई है वो क्या कहती है। मैंने आपको कहा ना कि हमारी जो जुगाड़ कर करके इसको 60s के मॉडल को चला रहे हैं, तो अब क्या है कि जिसने ये कंपनी बनाई थी उसको भी पता नहीं कि इंजन में कहाँ ख़राबी है, वो हमारे मैकेनिक को ही पता है। पाकिस्तान में आपका जो है इंटरेस्ट जो है वाकई आपका रेट अगर देखें तो इन्फ्लेशन के मुकाबले में नीचे रखा गया है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा, मुसलसल बढ़ेगा। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, पिछले आपने 9.75 से आप 16% पे आ गए ना, तो 16% पे आने के बावजूद अगर इन्फ्लेशन मुसलसल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है आपकी जो है पॉलिसीज़ का MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो आपकी फेल हो रही है, वो काम नहीं कर रही। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा है ऐसा तबका जो होर्डिंग करता है आपकी हर चीज़ की और सट्टा करता है हर चीज़ का ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, सब पे ये बने हुए हैं ग्रुप्स, और वो सारे सट्टे मुझे पता है आप कहाँ आ रहे हैं। तो बात ये है कि जब आपकी इकोनॉमी जो है इस तरह से आपके दोस्त हैं, आपसे नाराज़ होंगे, मैं तो सबको वैसे ही नाराज़ रखता हूँ। आपका इंटरेस्ट बढ़ाने से पाकिस्तान का क्या है, एक नुकसान ये हुआ कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, आपका टैरिफ एनर्जी का बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई, और एक्सपोर्ट्स कम होने का मतलब है आपके पास एक क्राइसिस आता जा रहा है डॉलर का, क्योंकि आपके पास दो ही सोर्सेज हैं जो नहीं। मौजू से ना हटें, आपने भी व्हाट्सएप माफिया का जिक्र किया, आप मौजू से हट गए। अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि आप मौजू से हट जाएं, आप खुल के बात करें। ये लोग जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मुफादात को बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप के अंदर वाज़े करके ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ज़ाहिर करते हैं कि मुल्की मुफाद उनके ज़ाती या कारोबारी मुफाद के अंदर है। उसके बारे में बात करें ना, बात करें खुल के, आप क्या बुराई है इसमें। देखो यही चीज़ है ना कि एक तरफ तो आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो, और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंटेड ना हो। क्रेडिट कार्ड जो पाकिस्तान का सबसे पहली चीज़ है ना जो आपकी डॉक्यूमेंट करे थी स्पेंडिंग को, उसके आज भी यूज़र बहुत कम है। इसी तरह से अगर आप पेट्रोल लेने जाते हो तो आज भी अगर PSO पेट्रोल पंप पे आप जाओगे तो वो डिनाई कर देगा मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, आप कैश दो। तो आप मुझे बताओ कि इस गाड़ी में अगर 8,000 रुपये का पेट्रोल फुल होता है जिस गाड़ी के अंदर, तो 10,000 रुपये लेके निकलेगा, तो उसको तो क्राइम स्ट्रीट वाले जो है वो नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल फ़ोन जो 1,500-2,000 का होता है उसको छीनने के लिए लोग खड़े होते हैं, तो पैसे भी छीनेंगे। आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करो। आपकी माफियाज जो हैं, देखिए माफियाज नहीं, आपने देखे ना असल में क्या कि लोगों ने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था। ओवरसीज़ पेमेंट्स के अंदर LC खोल के वो सारा काम करने के बजाय जो पेमेंट का चक्कर है वो क्रेडिट कार्ड से ही कर दो ऑनलाइन, ये ज़्यादा हो गया था ना। देखें ये चालाकियाँ हैं ना, देखें ये चालाकियाँ हैं, वहाँ से मिल नहीं रहा तो आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दिया। 30 डेज़ या 45 डेज़ की आपको लाइन भी मिल गई, ये गलत है ना। और मिनिमम पेमेंट पे आपने तनख्वाह भी दिया, ये दीजिए, तो गलत है ना। देखो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है पाकिस्तान में जो क्रेडिट कार्ड से कर रहा था। आप जितनी डिस्टॉर्शंस करोगे ना, जितने आप बैन लगाओगे, कि ओपन मार्केट का रेट क्यों बढ़ा आपका जो है 224 पे आप इंटरबैंक में हो, और मार्केट में जो है आपका 250 से ऊपर अगर चला गया है, और डॉलर आपको जो है बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं मिल रहा, जो ख़ास ताल्लुकात वाले होते हैं, जो रोज़ के कस्टमर है, उनको मिल रहा होता है। तो वजह यह है कि आपने डिस्टॉर्शन जितनी करनी है, आर्टिफिशियली क्लैंपिंग करेंगे डॉलर की, तो आपका जो है इंटरबैंक मार्केट से जो है आपका प्रेशर जो है स्विच करेगा ओपन मार्केट पे। और ओपन मार्केट में भी एक आपका शुरू से स्ट्रक्चरल फ्लॉ चला आ रहा है कि आपका जो है जो अफगानिस्तान और ईरान से जो आने जाने का होता है, दोनों कंट्रीज अब जो है डॉलर स्टाफ्ड हो गई हैं। वहाँ पर कंटेनर नहीं आते, अंकल सैम चले गए, तो वो कंटेनर जो डॉलर के आते थे वो अब पाकिस्तान में नहीं आ रहे। एक जमाना तायद हो गई ना, बात की तायद हो गई। आप किस तरह से तरक्की कर रहे थे, माशी तरक्की। आप पूरे एशिया में घूमते हैं सर, मुझे पता है इस बात का, आप पूरे एशिया में घूमते हैं। पूरा जो फार ईस्ट है ये आपकी मार्केट है। आप मुझे बताएं, लोग बोलते हैं मैं पहली दफ़ा कोरिया गया, बड़ा मुतासिर हुआ, कहानियाँ मुझे बड़ी बड़ी बताई गई, डॉक्टर महबूबुल हक की थ्योरियाँ चुरा के ये बनाया गया। मैं वहाँ गया, मैंने उनके इकोनॉमिस्ट से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर महबूबुल हक को जानते? कहते वो आदमी कौन है? मैंने कहा हम तो पाकिस्तान में बहुत डिस्को डांस करते हैं कि महबूबुल हक की थ्योरियाँ चुरा के आपने जो है वो अपना मुल्क बना लिया। कह रहा है नो, वी आर एक्चुअली द फैक्ट्री ऑफ द वेस्ट।
मैंने कहने लगे ये सारी प्रोडक्शन जो है ये वेस्ट में जाती है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो खड़ी हुई है, हमारे 3-4 बड़े ब्रांड नेम्स हैं, ये सारा ब्रांड वहाँ बिक रहा है। ये जो फ़ोन का ब्रांड है सबसे मारूफ, उसने कहा हमारे मुल्क के अंदर हम कितना बेच लेते होंगे, ये सारा तो वेस्ट में बिक रहा है। ये सब उसने कहा आलमगीरियत का दौर है और हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल खुली हुई है, जैसे आपके लिए एक ज़माने में कोटा सिस्टम करके आपके लिए खोली गई थी। उसने कहा हमारा अनडिक्लेयर्ड प्रेफरेंशियल राइट है कि हम उन मार्केट्स के अंदर बेचें। क्या उसने दुरुस्त कहा? देखिए, आपको जिससे आपने बात की होगी, हो सकता है वो पुराना बुढ़ा बाबा नहीं हो जिसको पता हो। आप ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब हमारा हबीब बैंक बन रहा था, उस जमाने में अगर आप वहाँ के हालात नहीं थे, वहाँ वाले यहाँ आए थे और स्लम एरिया जो आपका न्यू कराची के इलाके या औरंगी टाउन का, कोरंगी का होगा, वो एरिया वहाँ पर कोरिया में था। और उन्होंने आके पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान था जो शुरू का, उसके ऊपर ही काम किया और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो उन्होंने वेस्ट नहीं बना के दिया था हमें। उसमें एक और चीज आई है, देखिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी हर मुल्क के अंदर क्या होता है कि वो अपनी अच्छाइयां बयान करते हैं। सर अयूब खान के दौर में बना था ना, वेस्ट ने बना के दिया था ना, क्लियर कट बात करें सर। उस वक्त जो है, आज भी साउथ कोरिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा तरक्की हुई, बहुत ज्यादा कमाया, लेकिन चंद खानदानों के हाथों में है। ताइवान पे आ जाएं, सैमसंग आप तो ताइवान जाते रहते हैं, ताइवान के तो हालात ऐसे नहीं थे। ताइवान भी तो उनका बैकयार्ड है वेस्ट का। सर माने है ना बात, आपको मानना पड़ेगा, दे आर ऑल द फैक्ट्री ऑफ द वेस्ट। ताइवान क्यों तरक्की कर रहा है? ताइवान को तरक्की करने की क्या वजह है? ताइवान को इसलिए मजबूत कर रहे हैं क्योंकि चाइना से उनकी लगती है, वो चाहते हैं ताइवान का हर माल बिके, वो महंगा भी खरीदते हैं और आप इस चीज को जानते हैं। अब माने ना सर, आपकी पोशीदा मुस्कुराहट ये बात बता रही है। सिंगापुर को क्यों बना रहे हैं वो? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो। हांगकांग को उन्होंने क्यों तैयार किया? वो उनकी सैटेलाइट थी, जब हाथ से निकल गया आज वो। अली भाई मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। कोई किसी का मुल्क को नहीं बनाता, हर शख्स अपना मुल्क खुद बनाता है। पाकिस्तान, सिंगापुर, अगर ली कुआन यू ने एक प्लान दिया जो आज भी इनफोर्स है, उसने एजुकेशन से लेके हर चीज के ऊपर मेरिट लेकर आया। वहाँ पे फाइल बनती है किसका क्या रुझान है, वो क्या बनेगा। यहाँ पर अभी लॉरेंस वोंग जो है, नए जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, उसकी अगर फाइल उठाएं तो उनके पास एक भी ट्रैफिक लाइट को ब्रेक करने का जो है उनके पास समन नहीं इशू हुआ। वो एक मेरिट पे लेके आते हैं, वहां पर उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे देखें ट्रैफिक पुलिस को भी नीचे दे दिया, आपने देखा था? आपने भी देखो, ये अलमिया डायलमा है पाकिस्तान का। ये तो सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ पर हम मेरिट को प्रमोट नहीं करते। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी मुल्क तरक्की करता है, वहाँ पर मेरिटोक्रेसी हो, प्रैग्मेटिज्म हो और आपकी ऑनेस्टी हो। पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर पर्ची यहाँ चल रही है। आपकी जो है प्रैग्मेटिज्म क्या है, सिर्फ आप बातें कर रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अमलियत क्या है, प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो? आपने आज भी पाकिस्तान में अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो मोहनजोदड़ो वाले स्टाइल पे रखा हुआ है। आज भी आपका ग्रोथ जो है वो नहीं सर, मोहनजोदड़ो की मिसालें तो मैं क्लासों में देता हूँ। वो ज़माने के अंदर उनका वो बैच बना हुआ था, क्या वाटर स्टोरेज थी, क्या ग्रेन स्टोरेज थी, क्या प्लानिंग थी, रोडें 90 डिग्री। अच्छा आप मुझे बता दें कराची की एक रोड जो 90 डिग्री बनी हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मोहनजोदड़ो चले जाएं, बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बात की है कि वहाँ पे 90 डिग्री को। आप कराची की एक सड़क बता दें जो सीधी बनी हो, मैं मान जाऊँ। बताएं मुझे एक सड़क बताएं आप। सेवरेज का निज़ाम तो मैं कहता हूँ बेस्ट था मोहनजोदड़ो में, हर जगह नाली बनी हुई थी और किसी ज़माने में पंजाब में भी होता था। आज तो सेवरेज ऐसा है कि ज़रा बारिश आ जाए तो यहाँ सैलाब कराची डूब जाता है। तो ये एक निज़ाम है, इसी तरह से इकोनॉमी का निज़ाम है जो फरसूदा चला आ रहा है, उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपका ये बुरा हाल होगा। आज जो अलमिया आपका जो आज जो ज़रूरत है ना, नीड ऑफ द आवर क्या है कि पाकिस्तान में डॉलर आने चाहिए और पाकिस्तान के डॉलर आएंगे एक्सपोर्ट से। 73 बिलियन डॉलर आ जाए, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान में आपको नेक्स्ट जो ये जो F23 के अंदर जो है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर आपको जो है कोई तकरीबन 32 से 34 बिलियन चाहिए जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके पास एक्सपोर्ट नहीं। आप छेड़ रहे हैं मुझे। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप मेरी बात सुन लीजिए, जब आप एक्सपोर्ट डॉलर को क्लैंपिंग करोगे ना तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। आप क्या करोगे, इसको ग्रेजुअली इंटरबैंक में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। आज भी देखें 40 पैसे 35 पैसे का फर्क पड़ा है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने दो। खोलो, इसका गला ना घोटो, इसकी नॉट जो लगाई है उसको थोड़ा लूज कर दो और साथ ही एक आप बोनस वाउचर स्कीम दो जो आपकी एक्सपोर्ट्स को, रेमिटेंस को, हर किस्म की जो रेमिटेंस आ रही है। मुझे सच सच बताएं, डॉलर में कोई तो खेल रहा है ना, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। इसका मतलब कोई फिजिकल में भी खेल रहा है, कोई बैंक में भी खेल। मैं नहीं, मैं ऐसे जगह, मैंने CID प्रोग्राम बहुत देखा है पड़ोसी मुल्क का, वो देख के मुझे पता लग गया कि दया कुछ तो गड़बड़ है। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि जिस तरह की आपने फ्लक्चुएशंस मारी हैं मार्केट को। पहले आपने कहा एक दौर में, आपको पता है ये चर्चा भी किया गया, डॉलर बेचो, मुल्क बचाने के लिए डॉलर बेचो। बच गया, हमने सब ने बेच दिया तो आपका डॉलर सस्ता हो गया। सर क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं, सर क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं लोग अपने। सर वो एक बड़ी मशहूर गाना है, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा
लाखों का सावन जाए। आपने लोगों का लाखों का सावन, करोड़ों का, अरबों का सावन तबाह कर दिया, अपने मुल्क को तबाह कर दिया इस तरह की बातें करके। मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने बोला कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाएंगे। आपके साथ बात करने का मजा आता है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। बात ये ताजरों सनतकारों में कम होते हैं ऐसे लोग लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपने 1-2 साल से किसी ने इस पर बारे में बात ही नहीं की। आप वो लेकर आए शब्बर जैदी को, उसने बोला मैं टैक्स ले लूंगा, मैं टैक्स निकालूंगा, मैं यूं कर दूंगा। पहले उसने इमरान खान को तबाह कर दिया, फिर अब वो इनको तबाह करने के पीछे पड़ गया। आप बोल रहे हो बड़ा स्कॉलर है वो। मुझे आप ये बताएं, क्या ये वही आदमी नहीं था जिसको नून लीग कोट करके पीटीआई की बेइज्जती किया करते थे? देखो बात आप जो है नून, आपसे मैं बोलता हूं जीडीपी, आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो आप क्यों बात नहीं कर रहा? कोई क्यों बात नहीं कर रहा? मुल्क बच गया क्या इससे? सब ड्रामा था टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने का। मजाक बना दिया मेरे मुल्क को, मजाक बना दिया। यकीन करो हर आदमी इसको एज ए जोक लेके चल रहा है। जो आदमी आ रहा है अपनी मर्जी का इलाज करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मर्जी की दवा दे रहा है। शमसुल इस्लाम खान साहब, ठीक है, इंसान की सोच समझ और उसके फहम में अलहदगी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है इंसान से, लेकिन हर आदमी जो इस मुल्क के अंदर आता है वो अलहदा मुआशी मसला बताता है, उसका अलहदा ही कोई हल बताता है। कोई आता है कहता है आपके मुल्क का मसला मुआशी है नहीं, करप्शन है, करप्शन ख़त्म कर देंगे तो मसले हल हो जाएंगे। फिर वो ज़ाहिरी तौर पर 2 या 3 लोगों के पीछे पड़ के कहता है कि इनकी करप्शन बंद हो गई तो मुल्क ठीक हो जाएगा। हो गया? नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ नए फनकार आते हैं जिनका काम फीस लेकर जो है वो काम करना होता है। वो आके कहते हैं कि साहब अगर इस मुल्क के अंदर टैक्स हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो मुल्क ठीक हो जाएगा। तो टैक्स इकट्ठा कर लिया, रिकॉर्ड कलेक्शंस हो रही हैं सर एफबीआर की, टगे का फ़ायदा नहीं हुआ, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क। फिर बोला कि अगर किसी तरह लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया इंटरनेशनल तो लोग पैसे देंगे। और वो रिस्टोर कब होगा? जब ईमानदार क़यादत पाकिस्तान का ख्याल करेगी। तो शेखों ने पैसे दे दिए क्या? और अगर दे भी दिए तो आपकी मईशत बच गई। सर क्यों अलग-अलग दवाइयों से इंसान का इलाज करते हो? जैसे टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मैनी मेडिसिन स्पॉइल द पर्सन। क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान में तो ये है कि हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो इकोनॉमिस्ट बना हुआ है। अगर आप किसी कैब में बैठोगे तो वो जो आपका ड्राइवर होगा वो भी आपको इकोनॉमी समझा रहा होगा, रक्शे वाला भी बात कर रहा है, तंदूर वाला भी बात कर रहा है। हमारे पास इकोनॉमिस्ट जो नहीं है, जो जहाँ प्लानिंग होनी चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट के अंदर काम होना चाहिए, वो इकोनॉमी नहीं है। आपने बोरो अपनी इकोनॉमी बनाई है। बोरो करते हैं टू इम्पोर्ट सीड टू ग्रो क्रॉप्स, फिर बोरो करते हैं टू फीड योर पीपल। गंदम आप जो शुगर इंपोर्ट कर रहे थे वो भी आपने बोरो करके ही मंगाई थी। इसी तरह से आप जो दवाइयों का रॉ मटेरियल आ रहा है, जो आप गोली खा रहे हो, वो भी आप बोरो करके इंपोर्ट करके अपने लोगों को खिला रहे हो। तो बोरोड इकोनॉमी कब तक चलती है? जब तक आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला टैक्स टू जीडीपी का नहीं है, टैक्स कलेक्शन हमारी आप देखेंगे बढ़ती चली जा रही है। आपकी जो इस दफ़ा भी ग्रोथ होगी और आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ टैक्स बढ़ाने के लिए क्या एक फार्मूला सिंपल है जो हमारे सूडो इकोनॉमिस्ट करते हैं। वो ये करते हैं कि इकोनॉमी को इन्फ्लेट कर दो, इंपोर्ट्स आपकी महंगी हो जाएंगी, रेवेन्यू उसके ऊपर टैक्स आपका बढ़ जाएगा, सेल्स टैक्स की एक्सपोर्ट जितनी रिडक्शन हो रही है वो सारी बढ़ जाएगी, तो टैक्स बढ़ जाता है। प्रॉब्लम है पाकिस्तान में डॉलर लाने का। डॉलर लाने के लिए एफडीआई आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि एफडीआई वाले जो है वो यहाँ लैंड इसलिए नहीं करते कि पहली बात यह है कि करेंसी यहाँ पे स्टेबल नहीं है। बस ये बात, डिवैल्यूएशन होगी, जिस दिन वो आएंगे उस दिन डॉलर का रेट कुछ होगा, जब वो जा रहे होंगे रिपैट्रिएट करेंगे डॉलर का रेट कुछ होगा, इसलिए वो लैंड नहीं करते। दूसरी बात यह कि आपको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है वो आपने इन्वेस्टर को देनी है, वो आज चाइनीज भी आपसे शिकायत कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। तीसरी बात यह है कि यहाँ की इकोनॉमी के अंदर जो है सिस्टम, क्योंकि कैश इकोनॉमी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी इंपोर्ट का प्रोसीजर कम्बरसम है कि एक आम बंदा अगर इंपोर्ट करना चाहे नहीं कर सकता। आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकोगे वीवॉक के अंदर। तो एफडीआई जो है आती है वो अपने लोगों को लोकल मार्केट से हायर करते हैं, वो वहाँ बैठ के एक सॉफ्टवेयर के जरिए आपकी कंपनी चला रहे होते हैं। वो कैसे मेंटेन करेंगे 2 या 3 रजिस्टर जो यहाँ का एक लोकल कर लेता है? आपको टैक्स रेट आपको कम करना पड़ेगा। OECD कंट्रीज की डिमांड है, अगर आप वो टैक्स रेट OECD कंट्री पर ले आते हो आपके पास एफडीआई आएगी। आप अपनी ट्रांसपेरेंट इंपोर्ट कर दो, ये सारी वो चीज़ें जो लॉन्ग टर्म करनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म इस वक्त ये करना है कि आपका डॉलर को जो है वो यहाँ पर लाना है, और उसके लिए आपका एफडीआई लाने के लिए सुलह कर लो बस। फिर भी आप सुलह कर लो बस, एक दफा आप सुलह करो, डॉलर ना आए तो फिर बोलना अली साहब सुलह कर लें। लड़ाई झगड़ा जो है ना, आप गुलामी ना मंजूर, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, गैरतमंदी, तो इस चक्कर में नोटू नहीं मिलेगा फिर। सॉरी, देखिए फिर आप कह रहे हो कि बोरो करो, सेफ डिपॉजिट ला के रखो। आज आपके हल ही कोई नहीं है ना, है ही कुछ नहीं, आप पल्ले ही कुछ नहीं है। 6.7 बिलियन के रिजर्व्स हैं, उसमें 5 बिलियन तो आपके ये चाइना और उसके सऊदी की है, तो उसमें से क्या बचा पीछे? आप मुझे मुल्क बचाना है,
मुझे सच बोलना पड़ेगा, सॉरी, आपके पल्ले कुछ नहीं है, रियलिटी। पल्ले नहीं है इसलिए डिप्लोमेसी तो मैं नहीं कर सकता ना। पल्ले नहीं है इसीलिए तो आपके कंटेनर पोर्ट पे रुके हुए हैं, आपको नहीं है ना, बोलेंगे तो आप देखें, एक बात है कि एक बात होती है कि आप कह दो हाथ उठा लोगे जी हम डिफॉल्ट कर गए, डिफॉल्ट करोगे तो आपको महंगाई इतनी आएगी, डॉलर सरकार वाजे कर चुकी है कि सियासत अब एक सेकंड टियर इशू बन चुका है, टॉप टियर इशू इकोनॉमी है। और क्यों कह रहा है, मसला है ना सर। आप देखो ना, आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपने उन बच्चों के ऊपर अगर टैक्स लगा दोगे, वो बच्चे छोटे छोटे जो हैं जो चीजें बना के दे रहे थे, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, उन पे अगर विथहोल्डिंग टैक्स लगा, वो क्यों मंगाएगा? वो तो अपना पेपल से पेमेंट लेता है, वो कहेगा मैं हवाले वालों से मंगा लूंगा जो बाहर उसका कोई बैठा हुआ है। आप उसको टैक्स फ्री कर दो। रेमिटेंस आपकी जो आती है वो होम रेमिटेंस जो है वो इसीलिए कम हुई है कि इंटरबैंक रेट और कब रेट मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, उसको नैरो डाउन। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो ऐसे बनाया है जैसे दुनिया का ईमानदार तरीन मुल्क है, आप यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करता। इतना टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, इतना टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, पेपॉल आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। सर सीधी बात है ना, आप क्लियर बात करें, खुल के बात करें, आज तो ना छोड़ें यहाँ बिल्कुल। रेगुलेटर्स ही ने तो पाकिस्तान को बर्बाद किया, कोई 100 से ज्यादा तो रेगुलेटर हमारे यहाँ हैं। आपको क्या जरूरत है इतने सारे रेगुलेटर आने की? जब आप अप्रूवल, एनओसी और ये सारे रेगुलेटर के पास विजिट करोगे तो फिर आपका कारोबार नहीं होता। हर जगह आप बोल रहे हो कि हम इन्वायरमेंटल वो क्या करेंगे, अप्रूवल करेंगे, और दुनिया का पोल्यूटेड सिटी आपके यहाँ लाहौर हो गई, तीसरे नंबर पे कराची आ गया। आप बोल रहे हैं हम इन्वायरमेंटल रिव्यू कर रहे हैं, हम हर फैक्ट्री लगने से पहले पूछ रहे हैं उसका इन्वायरमेंट क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा। क्या काम किया आपने? मुझे बताएं, मैं सवाल करता हूं आपसे। तीसरा सबसे ज्यादा किस तरह? पहला, अच्छा कराची में तो कोई राइस वेस्ट नहीं चल रहा, आप राइस के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में जो आपका जो है पोल्यूशन आ रही है, जो स्मोक लाहौर में, उसकी वजह भी आपकी रेजिड्यूज को बर्न करना, और दूसरा वहां से इंडिया से जो आपकी जो वहां के बॉर्डर पे है वो आ रही है। वो बड़ा अहम नुक्ता ही है, इसके ऊपर अलहदा गुफ्तगू होगी आपकी हमारी। मैंने मौजूदा डिस्कस करना था क्योंकि मुझ पर बड़ा दबाव था कि मैं मुल्क के अंदर सोशल इश्यूज पे भी बात करूं, लेकिन वक्त मेरे पास मुख्तसर है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।